2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि 15 साल की मजबूत सत्ता सिर्फ 7 दिनों में ढह गई। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां 15 साल तक हर फैसला सिर्फ एक ही नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता रहा, जहां के गली मोहल्लों से लेकर सत्ता के गलियारों तक सिर्फ एक ही नाम गूंजता हो। एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे चुनौती देना भी मुश्किल माना जाता था, जिसे भेदना तो दूर, उसके करीब फटकने से भी देश की सबसे बड़ी पार्टियां खौफ खाती हों। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जब वो पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्या ये सब अचानक हुआ, या इसके पीछे महीनों, शायद सालों की तैयारी थी, या फिर इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति काम कर रही थी, जिसकी भनक खुद सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को भी नहीं लगी। साल 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे चौंकाने वाले अध्यायों में से एक है। लेकिन ये सिर्फ एक हार जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस खौफ के टूटने की जिसने करोड़ों लोगों को सालों तक जकड़ कर रखा था। ये कहानी है उस अचूक मास्टर स्ट्रोक की जिसने जमीन पर ऐसा जाल बिछाया कि 15 साल पुरानी सत्ता तड़प कर रह गई। लगेगा कि आपको पूरी कहानी पता है, लेकिन यकीन मानिए, असली शॉकिंग सच तो अभी सामने आना बाकी है। जरा सोचिए, अगर आपके हाथों से आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत कोई और छीन ले तो आप क्या करेंगे? मिलिए राहुल से। बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक आम नौजवान है जिसके पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर उसे पढ़ाया। राहुल ने दिन रात एक करके स्टेट एजुकेशन सेक्टर SSC का एग्जाम पास किया। घर में मिठाई बटी, माँ ने पड़ोसियों को फख्र से बताया कि बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक लिस्ट आई। राहुल का नाम गायब था। उसकी जगह उस लड़के का नाम था जिसे उससे आधे नंबर भी नहीं मिले थे, क्योंकि उसने पैसे देकर नौकरी खरीद ली थी। और राहुल अकेला नहीं था, ऐसे हजारों थे। जांच में सामने आया 25,000 से ज्यादा नौकरियां बेची गई थी। यानी सिस्टम सिर्फ टूटा नहीं था, बिक चुका था। जब ईडी ने जांच शुरू की तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के घरों से नोटों के इतने बड़े पहाड़ निकले कि मशीनें गिनते गिनते हाँफ गई। टीवी स्क्रीन पर 20-20 करोड़ के कैश के ढेर देखकर बंगाल का पढ़ा लिखा युवा खून के आंसू रो रहा था। डैमेज कंट्रोल के लिए तृणमूल कांग्रेस TMC ने मंत्री को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक झटके में 23,123 शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां रद्द कर दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्हें लगा कि शायद वहां से कोई राहत मिल जाएगी, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉड से भरा है और एक झटके में हजारों नौकरियां रद्द हो गईं। राहुल जैसे लाखों युवाओं का भरोसा उस दिन सिस्टम से हमेशा के लिए उठ गया, और यही वो पहली चिंगारी थी जिसने 2026 के महाविस्फोट की नींव रखी। लेकिन क्या ममता बनर्जी हमेशा से ऐसी ही थी? कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि जिसने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया हो वो अचानक उसी मलबे में कैसे दब गया। या 1970 का दशक। कोलकाता की सड़कें और कॉलेज कैंपस किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थे। उस दौर में लेफ्टिस्ट सोच और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ऐसा असर था कि हर युवा उसी में डूबा हुआ था। इसी माहौल के बीच जुगमाया देवी कॉलेज में एक लड़की ने कदम रखा, जिसके पास ना कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था, ना पैसा, और ना ही किसी गॉडफादर का सहारा। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सिस्टम से टकराने की एक पागलपन की हद तक जाने वाली जिद। उसने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की कमान संभाली और देखते ही देखते ताकतवर कम्युनिस्ट छात्र संगठनों को घुटनों पर ला दिया। उस दौर के राजनीतिक पंडितों ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि इस लड़की में वो आग है जो एक दिन पूरे बंगाल के कम्युनिस्ट गुरूर को जलाकर राख कर देगी। असली खेल 1984 में शुरू हुआ। देश इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे में था। कांग्रेस ने 29 साल की इस युवा लड़की को जादवपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सामने थे CPM के सबसे कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी, जिनकी जड़ें बंगाल की राजनीति में एक बरगद के पेड़ जैसी गहरी थी। उन्हें हराना उस वक्त ऐसा था मानो नंगे हाथों से हिमालय को खिसकाना। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरे देश का मीडिया सन्न रह गया। उस लड़की ने 3,31,618 वोट पाकर सोमनाथ चटर्जी को धूल चटा दी थी। वो लड़की और कोई नहीं, ममता बनर्जी थी। इस एक जीत ने उन्हें रातों रात नेशनल सुपरस्टार बना दिया। लेकिन दिल्ली की सत्ता के आलीशान बंगले कभी उनका लक्ष्य नहीं रहे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून सवार था, बंगाल से लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने अभेद्य किले को उखाड़ फेंकना। 1990 का वो काला दिन आज भी बंगाल के लोग नहीं भूले हैं। कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर CPM के गुंडों ने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया। उनके सिर पर लोहे के रॉड से बुरी तरह वार किया गया। खून से लथपथ ममता की उस तस्वीर ने पूरे बंगाल के गरीबों के दिल में एक गहरी जगह बना ली। अस्पताल के बेड से उनका संदेश साफ था,
अब संघर्ष रुकेगा नहीं और डरने का दौर खत्म हो चुका है। अस्पताल के बेड से बोले गए उनके इन शब्दों ने एक नए इनकलाब को जन्म दिया। कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर 1998 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। लेकिन असली क्रिटिकल मास मिला 2006 में, जब लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सिंगूर में टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट और नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीनें छीनना शुरू किया। ममता ने तुरंत इस मौके को पकड़ा। सिंगूर में 25 दिन की भूख हड़ताल ने पूरे राज्य के सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। टाटा को हार मानकर अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन नंदीग्राम में पुलिस की गोलियों से 14 बेगुनाह किसान मारे गए। इसी खून खराबे के बीच एक नारा गूंजा जिसने बंगाल की रगों में आग लगा दी, माँ, माटी, मानुष। और फिर आया 2011। ममता बनर्जी, जिन्हें अब पूरा बंगाल प्यार से दीदी कहने लगा था, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भाइयों और बहनों, ये हमारी सामूहिक जीत है। हम एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहे हैं। सूती साड़ी और हवाई चप्पल उनकी पहचान बन गई। कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी और सबसे बढ़कर लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने उन्हें महिलाओं और गरीबों के बीच भगवान जैसा दर्जा दिला दिया। 2021 तक आते आते बीजेपी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, लेकिन टीएमसी ने खेला होबे का नारा देकर और खुद को बंगाली कल्चर के रक्षक के तौर पर पेश करके 2021 का चुनाव शानदार तरीके से जीत लिया। दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री तो बन गईं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि जिस सत्ता के सिंहासन पर वो बैठी हैं, उसकी नींव में दीमक लग चुकी थी। अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट जिसने पूरी बाजी पलट दी। 2021 के बाद टीएमसी का पूरा गवर्नेंस मॉडल एक भयानक एक्सटॉर्शन रैकेट, वसूली सिंडिकेट में बदल चुका था। पंचायत से लेकर नगर निगम तक हर काम का रेट फिक्स था। लेकिन ताबूत में आखिरी कील साबित हुई कोविड महामारी और उसके बाद हुई खौफनाक घटनाएं। कोविड के दौरान जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए शमशानों की हकीकत छिपाने में लगी थी। कोविड के दौरान हालात बिगड़े और सरकार पर सच छिपाने के आरोप लगे। ममता की वो रक्षक वाली इमेज अब तानाशाह में बदल रही थी। लेकिन बंगाल की रूह तब कांप गई जब कुछ घटनाओं और आरोपों ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। संदेश खाली, एक ऐसा गांव जहां टीएमसी के लोकल बाहुबलियों ने महिलाओं की जमीनें छीनी। गंभीर आरोप सामने आए, पुलिस कई हफ्तों तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। इस एक घटना ने साफ कर दिया कि मां और मानुष अब दीदी के राज में सुरक्षित नहीं है। और फिर कोलकाता का सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज, ड्यूटी पर मौजूद एक युवा महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई और उसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने अस्पताल के ताकतवर लोगों को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जो महिलाएं कभी टीएमसी का अभेद्य वोट बैंक थीं, वो अब इंसाफ के लिए मशाले लेकर सड़कों पर उतर आई थी। और यहीं पर बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल मास्टर स्ट्रोक खेला। बीजेपी ने पानीहाटी सीट से सीधा आरजी कर की पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक ही झटके में बीजेपी ने पूरे चुनाव को एक भावनात्मक युद्ध में बदल लिया। जैसे जैसे 2026 के चुनाव नजदीक आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने टीएमसी के मुख्यालय काली घाट में पैनिक बटन दबा दिया। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत ECI ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया। घर घर जाकर चेकिंग की गई। मकसद था मरे हुए, शिफ्ट हो चुके और गैर नागरिक या घुसपैठिए वोटर्स को लिस्ट से बाहर निकालना। जब इसके नतीजे आए तो अच्छों के होश उड़ गए। पूरे बंगाल से लगभग 90 लाख फर्जी वोटर्स के नाम काट दिए गए। जी हां, 90 लाख। राज्य के कुल वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से गिरकर अचानक 6.77 करोड़ रह गई। ये रातों रात 12% की गिरावट थी। टीएमसी तड़प उठी। इसे सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया। आरोप लगे कि ये अल्पसंख्यकों को बाहर करने की साजिश है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने 150 जिला जजों और 7 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को वोटर लिस्ट वेरीफाई करने का सीधा जिम्मा सौंप दिया। इस एक कदम ने टीएमसी की कमर तोड़ दी। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में जितने वोट काटे गए, वो टीएमसी के पुराने जीत के मार्जिन से भी ज्यादा थे। और पहले झटके से उबर भी नहीं पाई थी टीएमसी कि तभी एक नए खिलाड़ी की एंट्री ने पूरी बाजी पलट दी। हुमायूं कबीर। टीएमसी से निकाले गए इस कद्दावर मुस्लिम नेता ने आम जनता उन्नयन पार्टी AJP बना ली। हम अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदलाव का समय आ गया है। कबीर की दहाड़ ने मालदा और मुर्शिदाबाद में टीएमसी के उस 95% एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक को बीच से चीर दिया। नौदा जैसी सीटों पर AJP जीत की तरफ बढ़ गई
और इस बंटवारे ने नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। बीजेपी सिर्फ टीएमसी की गलतियों के भरोसे नहीं बैठी थी, पर्दे के पीछे एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जो इतिहास रचने वाला था। बीजेपी की रणनीति 3 स्तरों पर काम कर रही थी। बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख नेटवर्क, इमोशनल नैरेटिव। आरएसएस की मदद से पूरे राज्य के 44,000 पोलिंग बूथों का एक माइक्रो लेवल सर्वे किया गया। हर बूथ को 3 हिस्सों में बांटा गया, मजबूत, कमजोर और पोटेंशियल। लेकिन असली गेम चेंजर था उनका पन्ना प्रमुख सिस्टम। यही वो सिस्टम था जिसने लोगों के अंदर बैठे डर को धीरे धीरे खत्म किया और वोट को बाहर निकाला। जरा इसे ध्यान से समझिएगा। वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर लगभग 30 से 60 वोटर्स के नाम होते हैं। बीजेपी ने हर एक पन्ने की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद लोकल कार्यकर्ता को सौंप दी। हर 15 से 20 घरों के बीच बीजेपी का अपना एक पन्ना प्रमुख मौजूद था। वो चुपचाप उन परिवारों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और सबसे जरूरी चीज, उन्हें सुरक्षा का भरोसा देता। जनता के अंदर का वो डर जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत बन गया था, वो पन्ना प्रमुखों ने जड़ से खत्म कर दिया। टीएमसी का जमीनी नेटवर्क पहली बार पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जनता अंदर ही अंदर उनके खिलाफ लामबंद हो चुकी है। इसके बाद मंच दर मंच रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आवाजें बंगाल के हर कोने में गूंजने लगी और देखते ही देखते पूरा माहौल एक उफनती लहर में बदल गया। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, भरोसा शोपोत। टीएमसी के लक्ष्मी भंडार को मात देने के लिए महिलाओं को उससे भी ज्यादा आर्थिक मदद का वादा, सरकारी कर्मचारियों के लिए तुरंत 7वें पे कमीशन लागू करने की गारंटी और सबसे बड़ा विजन, एक एस्पिरेशनल बंगाल। बंद पड़ी फैक्ट्रियों को खोलना, नई इंडस्ट्री लाना, ताकि बंगाल का युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में धक्के न खाए। चुनाव सिर्फ विकास और रणनीति तक सीमित नहीं रहा, विचारधारा के मुद्दे भी पूरी ताकत से सामने आए। यूसीसी और सीएए जैसे फैसलों को लेकर एक तरफ समर्थन की लहर थी तो दूसरी तरफ विरोध की आवाजें भी उतनी ही तेज थीं। लेकिन महिला वोटर्स को पूरी तरह अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने जो वादा किया वो मास्टर स्ट्रोक था, दुर्गा स्क्वाड। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल आर्म्ड फोर्स बनाने की घोषणा। और फिर आया वो समय जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, चुनाव के वो खौफनाक 7 दिन, 23 से 29 अप्रैल 2026। इलेक्शन कमीशन ने पूरे पश्चिम बंगाल को एक मिलिट्री छावनी में तब्दील कर दिया था। चप्पे चप्पे पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 2.4 लाख जवान भारी हथियारों के साथ तैनात थे। ये नजारा बंगाल के लिए बिल्कुल नया था। टीएमसी के वो बाहुबली कार्यकर्ता जो कल तक बूथ कैप्चरिंग करते थे, आज अपने घरों में चूहे की तरह दुबक कर बैठे थे। जब आम जनता ने देखा कि हर चौराहे पर सीआरपीएफ खड़ी है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है, तो वो हुआ जो बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने घरों से बाहर निकल पड़े। लंबी लंबी लाइनें लग गईं। वोटिंग का आंकड़ा पहुंचा 90% से ज्यादा, जो साफ संकेत था कि जनता बदलाव चाहती है। 4 मई 2026 नतीजों का दिन। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई और कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो गई। 15 साल की सत्ता खत्म हो चुकी टीएमसी के दफ्तर तृणमूल भवन में सन्नाटा पसरता गया। 2021 में सिर्फ 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार सारे रिकॉर्ड, सारे एग्जिट पोल ध्वस्त कर दिए। दोपहर 2 बजे तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। बीजेपी ने 45.84% वोट शेयर के साथ 206 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। वहीं 15 सालों से बंगाल पर राज करने वाली, अपराजेय मानी जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी महज 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन शहरी इलाकों के नतीजों ने दी जिन्हें टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता था। कोलकाता और उसके आसपास के उन भद्रलोक एलीट क्लास इलाकों में बीजेपी ने भारी बहुमत से क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन असली क्लाइमैक्स, असली बम तो अभी फटना बाकी था। टीवी स्क्रीन्स पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी। भवानीपुर सीट, ममता बनर्जी की अपनी सीट, जहां से वो पिछली बार 59,000 वोटों से जीती थीं, उसी भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी थीं। उनके पुराने सिपहसालार और अब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के बाद अब दीदी को उनके ही घर भवानीपुर में 15,105 वोटों से करारी शिकस्त दे दी थी। टीएमसी सरकार के लगभग सभी बड़े कैबिनेट मंत्री चुनाव हार चुके थे। बौखलाहट में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईवीएम हैक होने के आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग पर साजिश का ठीकरा फोड़ा गया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पूरा देश जानता था, पूरी दुनिया देख रही थी कि बंगाल की शेरनी अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह घिर कर हार चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में बीजेपी की ये जीत आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली राजनीतिक विजय थी। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक बड़े बदलाव का संकेत था और शायद राहुल जैसे हजारों युवाओं के लिए ये एक नई शुरुआत थी। जहां लोग पहले डरते थे
और अब खुलकर फैसले लेने लगे थे। ये अंत था उस शासन का जो कभी गरीबों की आवाज बनकर हवाई चप्पल पहनकर सत्ता में आया था, लेकिन बाद में उसी ने भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और खून खराबे का ऐसा दलदल बनाया जिसमें बंगाल का भविष्य डूबने लगा था। जिन युवाओं को उन्होंने नौकरी के नाम पर ठगा, जिन महिलाओं की आबरू को उन्होंने संदेश खाली और आरजी कर में दांव पर लगाया, उन्हीं लोगों ने खामोशी से कतारों में खड़े होकर उस 15 साल पुराने गुरूर को जमीन में गाड़ दिया। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी की पन्ना प्रमुख वाली उस साइलेंट और डेडली प्लानिंग ने टीएमसी के खेला होबे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। 2026 का ये चुनाव भारत के लोकतंत्र के इतिहास का वो पन्ना बन गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। इतिहास गवाह है, जब जनता खामोश होकर फैसला करती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी 7 दिनों में ढह जाती है। अगर आपको इस खौफनाक और अनसुनी राजनीतिक साजिश की कहानी ने झकझोर कर रख दिया है तो इसे एक लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बंगाल की इस असली कहानी को जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडीज आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।